हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो मध्यकालीन भारत के आज के लेक्चर में आज हमारा मध्यकालीन भारत का लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश का पार्ट 2। ये आपका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने अपलोड किया है चैनल पर, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक है और जिसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुबारक शाह खिलजी तक के सभी शासकों को देखेंगे, खिलजी वंश के। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो प्रमुख शासक है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने इस वंश की स्थापना की है 1290 से 96, खिलजी वंश, ये आपका पार्ट 1 में है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके देखेंगे, चाहे वो आपके यूजीसी नेट हो या फिर सीईटी पीजी हो, किसी भी एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। और जो तीसरा इस वंश का जो शासक है, महत्वपूर्ण शासक, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो है 1313 से 1320, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम मेनली इन्हीं दोनों के ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारे आपको जो है कि इसमें मिलेंगे और एक भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो पहले तो जान लें कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका टाइम पीरियड आपका कितना है। तो आपको हमने बताया कि 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1296 से 1316 शासन करता है, और 1316 से 1320, सॉरी 1296 से 1316 है, ठीक है। वेट, 1296 से 1316, ठीक है, एडी। ये अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है। कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मूल नाम क्या था या फिर इसकी उपाधि क्या थी। तो याद रखिएगा, इसका जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, ये अली गुरशक था। और इसके बारे में आपको मेन जो चीज़ें थी कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई का बेटा था ये, ठीक। इसने एक उपाधि धारण की थी, क्या थी, सिकंदर द्वितीय या फिर सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी, ठीक है। विश्व विजेता बनना चाहता था, तो इसकी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। इसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहते हैं, ठीक है। जो गुप्त काल का शासक है समुद्रगुप्त, उसकी तुलना जो है कि अलाउद्दीन खिलजी से की जाती है। और इसे लेनपुल, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार है, ये देखेंगे मुगलों के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। इसकी जो उपाधि है वो है यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिन। कभी कभी ये उपाधि दे देता है और पूछता है ये उपाधि किसने धारण की थी, तो या फिर इसका अर्थ क्या होता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था, जिसका अर्थ होता है खलीफा का दायां हाथ एवं खलीफा का नायब। जो अमीर खुसरो है, जो कि देखें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। और इसके जो जो अभियान है उत्तर और दक्षिण के, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। उन दोनों अभियानों के बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं खजानुल फुतूह, उसमें हमें जानकारी मिलती है। इनको जो टाइम पीरियड है, कहा जाता है कि इन्होंने कुल 8, अमीर खुसरो, इन्होंने कुल 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, आपको हमने इसको बताया। और ये अमीर खुसरो का जो कार्यकाल है, ये मेनली बलबन के टाइम से स्टार्ट होता है, उसके पुत्र मोहम्मद, ठीक है। बलबन के टाइम पीरियड से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। बलबन से लेकर तुगलक वंश तक इनका कार्यकाल, यानी कि ये इतने सुल्तानों का कार्यकाल देते हैं। तो अमीर खुसरो और इशामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने भाग्यशाली व्यक्ति कह के संबोधित किया है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, इनके दरबार में थे, दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चारवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ये सारी जो है कि उपाधियां अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को दी है या फिर कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें तो जोधपुर का एक संस्कृत शिलालेख हमें प्राप्त होता है, उसमें हमें जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। और कहा जाता है कि उसमें लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। वेट,
अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त होगी, ऐसा कोट्स हमें अलाउद्दीन की खिलजी के बारे में देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब सुल्तान बना, तब ये जो अलाउद्दीन था, आपको हमने बताया कि किस पद पे था, अमीर तुजुक, यानी कि समारोह का स्वामी, जो भी समारोह होते थे राज्य में, उसको जो की व्यवस्था करता था, जिसे अमीर तुजुक कहते थे, ये पद मिला। फिर उसके बाद इसे देखेंगे काड़ा का सूबेदार बनाया जाता है, और उसके बाद ही देखेंगे ये देवगिरी पे अभियान करता है। तो ये आपको हमने बताया कि जलालुद्दीन के टाइम पीरियड में ये एक नॉर्मल जो है कि सूबेदार होता है, और पहली बार दक्षिण का अभियान तभी ये करता है एक सूबेदार के हैसियत से। ठीक है। 1290 में देखिए जब जलालुद्दीन के टाइम पीरियड में मलिक छज्जू का विद्रोह होता है और ये इसे दबाता है, तो इससे खुश होकर देखेंगे कि इसे कड़ा का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। और यहीं पे देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और अपना राज्याभिषेक यहीं पे करता है, और इसका वध भी देखेंगे यहीं पे करके सत्ता को ग्रहण करता है। पहले लेक्चर में हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर प्रशासन की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात आते ही सबसे पहले मंगोल आक्रमण की बात आती है। क्यों? क्योंकि मंगोल आक्रमण की इसलिए बात आती है कि कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसी के टाइम पीरियड में हुआ है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। क्यों हुआ है? इसके बारे में भी जानते हैं, वाई? तो इसलिए हुआ है क्योंकि देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड में जब मंगोल आक्रमण होते हैं, तो उसने क्या करता है कि मंगोलों से मित्रता करता है, विवाह जो है कि संबंध बनाता है, और उनके लिए एक मंगोलपुरी, दिल्ली में है आपकी मंगोलपुरी बस्ती बसाता है, और उनके लिए रहने की व्यवस्था भी करता है। मंगोलपुरी बस्ती, मंगोल बस्ती भी कहते हैं। तो इस तरह से काफी उदार स्वभाव का रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उदारता की नीति अपनाता है। जब उसका वध कर दिया जाता है, तो जो मंगोलों का गुस्सा था, एक तरह से गुस्से के जो था उसकी वजह से देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति उनका गुस्सा था, ये बहुत ज़्यादा रीजन बनता है मंगोल आक्रमण, इतने से ज़्यादा मंगोल आक्रमण होने के अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, ऐसा इतिहासकारों का कथन है। तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि 6 आक्रमण कुल अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुए थे, मंगोल आक्रमण। और पूछा भी जाता है कि कौन सा मंगोल आक्रमणकारी, वेट, कौन सा मंगोल आक्रमणकारी कब जो है कि आक्रमण करता है। कभी कभी आता है कि इसने कौन सी पॉलिसी को अपनाई थी मंगोलों के खिलाफ, तो है रक्त एवं युद्ध की नीति, रक्त पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड वॉर, इसकी नीति है जो है कि मंगोलों के प्रति अपनाता है। तो चलिए चलिए देखते हैं कौन से मंगोल आक्रमण हुए थे और कौन उसका नेता था। तो पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, वो 1296 ईस्वी में हुआ था, जब ये शासक बनता है तभी, और इसका है कादर खां के नेतृत्व में। जो दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ था, वो 1297 से 98 ईस्वी में हुआ था, इसका नेता साल्दी था। तीसरा आक्रमण आप देखेंगे 1299 ईस्वी में, जिसका नेता कुतलुक ख्वाजा था। चौथा आक्रमण आपका 1303 ईस्वी में होता है, और इसका नेता तारगी था। पांचवा आक्रमण हम लोग देखेंगे 1305 ईस्वी में होता है, और इसका जो है कि देखेंगे जो नेता था वो अली बेगम तरकत था। छठा आक्रमण आप देखेंगे 1306 होता है, और इसका कबक खा होता है। और सातवां आक्रमण 1307 से 8 के बीच में होता है, और इसका जो नेता होता है इकबाल मंद होता है। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। कहा जाता है कि जो तीसरा आक्रमण होता है, तो इसका जो कहा जाता है कि अलाउद्दीन के 4 खाते, उसमें से एक जो जफर खां थे, वो तीसरे आक्रमण में ही मारे जाते हैं, यानी कि 1299 जो मंगोल आक्रमण होता है, और उसी में युद्ध करते समय जो है कि जफर खां मारा जाता है। इसके जो 4 खां होते हैं वो है आपके नुसरत, तो इसको दूसरे पेज पे हम बता देते हैं। अलाउद्दीन के जो अलाउद्दीन के 4 खान कौन कौन से थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अलाउद्दीन के बारे में कहता है कि यही हमारे साम्राज्य के स्तंभ है, और ये ना होते तो शायद मेरा साम्राज्य इतना विस्तार नहीं होता, यानी कि इनके जो है कि प्रशंसा काफी करता है। तो वो आपका एक जफर खां है, जफर खां, नुसरत खां, नुसरत खां, उलुग खां, उलुग खां, और अकत खां। ठीक है, अकत खां। ये अलाउद्दीन के 4 खां है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के 4 खां कौन है, तो याद रखिएगा जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां और अकत खां, ये अलाउद्दीन के 4 खां थे, और ये जो है कि ये तीसरे मंगोल आक्रमण में मारा गया था। ठीक है।
दूसरा जो अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो उसकी बाजार व्यवस्था थी। और ये बाजार व्यवस्था मुख्यतः इसने किस लिए किया था, तो जो मंगोल शासक थे और जो है कि दिल्ली पे विजय पाना चाहते थे और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसे अच्छी सैन्य व्यवस्था चाहिए थी। सैन्य व्यवस्था के लिए बहुत सारा धन चाहिए था, और देखेंगे अस्थायी सेना रखता है, उन्हें नगद वेतन देता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा धन की इच्छा होती, धन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या करता है कि बाजार व्यवस्था करता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली रहता है, और इसी के ये जो है कि दिल्ली सल्तनत में काफ़ी फेमस हो जाता है। इसके लिए जाना जाता है बाजार व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी। तो देखेंगे जब तक मंगोल शासक ने दिल्ली विजय की योजना बनाई और अपने पुत्रों को भारत विजय के लिए भेजा, और देखेंगे यही रीजन होता है कि जो है कि दिल्ली में, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी को बाजार व्यवस्था लानी पड़ती है। देखेंगे जब 1303 में चित्तौड़ अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, अभियानों के बारे में बात करेंगे, ये से उत्तर का अभियान है। इसके बाद अलाउद्दीन बाजार व्यवस्था शुरू करता है। कभी कभी आता है कि किस अभियान के बाद बाजार व्यवस्था लाता है, तो 1303 के चित्तौड़ अभियान, ठीक है। रानी पद्मावती और रतन सिंह का जो है कि नाम इसी अभियान से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करता है वो, कि 3 प्रकार के बाजार बनाता है। पहला जो बाजार होता था जिन्हें सराय अदल कहते हैं, अदल का मतलब बाजार होता है। कभी कभी आता है कि सराय अदल क्या होते थे, बाजार होते थे। पहला जो बाजार होता था कपड़ा और अन्य जो भी निर्मित वस्तुएं होती थी हैंडमेड, उसका था। दूसरा आपका अनाज का व्यापार था। और तीसरा जो है कि घोड़ा, मवेशी, दासों का बाजार, जैसे जो मनुष्य थे तो उनका भी क्रय विक्रय होता था। ये 3 प्रकार के बाजार थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कितने बाजार थे, तो 3 प्रकार के बाजार थे, और इनके लिए 3 प्रकार के अधिकारी रखे गए थे। 3 प्रकार के अधिकारी, ठीक है, इनकी देख-रेख के लिए, इनके नियंत्रण के लिए, और इसके लिए 4 अधिनियम भी लाए थे, 4 कानून या फिर एक्ट कह लें, तो बाजार के लिए इसने 4 अधिनियम भी लाए थे। इसके ऊपर भी बात करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग 4 अधिनियम के बारे में जानते हैं बाजार व्यवस्था से। तो पहला जो अधिनियम था, कभी-कभी आता है कि दूसरा अधिनियम क्या था, पहला अधिनियम क्या था, ऐसे भी आता है, तो आप लोग इसको सीक्वेंस वाइज़ याद करिएगा, ठीक है? सीक्वेंस वाइज़। पहला अधिनियम है, बाजार नियंत्रण का पहला अधिनियम जानता या फिर खाद्यान्नों की कीमत निर्धारण से संबंधित था। यानी कि जो खाने वाली फसलें थी, खाने वाली चीज़ें थी, वेट करिए। तो पहला जो इसका अधिनियम था वो खाद्यान्नों से रिलेटेड था, यानी कि खाने के जो जैसे अनाज होते थे उनके कीमत को, उनकी जो प्राइस होती थी उससे रिलेटेड थी। दूसरा आपका देखेंगे कम कीमत पर कपड़ा और किराना सामान उपलब्ध कराना था दूसरा अधिनियम। तीसरा देखेंगे मवेशी यानी कि पशु एवं दासों की खरीद से संबंधित था। और चौथा एक परमिट जारी होता था, यानी कि एक लेटर होता था जो है कि अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाता था कि आप बाजार में इस नियंत्रण से मतलब आप बाजार में ये चीज़ें बेच रहे हैं और इतनी कीमत है आपकी, तो वो परमिट करने वाले अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित चौथा अधिनियम था कि कौन से अधिकारी थे। ठीक, तो ये आपके 4 अधिनियम थे। ठीक है, 4 अधिनियम, 3 प्रकार के बाजार और 3 प्रकार के उसके अधिकारी होते थे। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अधिकारियों के बारे में बात कर लें, तो ये 3 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए गए थे, ठीक है? 3 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए थे, कौन-कौन से? दीवाने रियासत, ठीक है? रियासत आपका बाजार से संबंधित है, याद रखिएगा। और एक आपका रिशालत है, रिशालत, रिशालत, दीवाने रिशालत, जो कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है और ये विदेश विभाग से संबंधित है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और कभी भी आता है कि दीवाने रियासत कौन बनाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया है बाजार पे नियंत्रण के लिए। दूसरा शाहनाए मंडी था और चौथा बरीदे मंडी था। ये जो कि गुप्तचर थे जो कि देखते थे। शाहनाए मंडी वो लोग नियंत्रण करते थे जितने भी मंडी पे थे, और दीवाने रियासत भी नियंत्रण का कार्य करते थे बाजार के।
ठीक है, याद रखिएगा। और ये लोग गुप्तचर थे जो मंडी में गुप्तचर का काम करते थे। तो ये थी बाजार व्यवस्था। चौथा, अगर कभी कोई आता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि मार्केट सिस्टम था उसका, जो बाजार व्यवस्था थे, इसके स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन इसकी जो है कि जानकारी देते हैं, कौन कौन से साहित्य। तो पहला आपका बर्नी है। बर्नी तारीख फिरोज शाही। एक और तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही। तो पहला तो बर्नी ने लिखा है, दूसरा लिखा है शम्स-ए सिराज अफीफ, शम्स-ए सिराज अफीफ, अफीफ ने लिखा है। बर्नी के बाद जब इन्हें कैद कर लिया जाता है, तो ये जो है कि मेनली फिरोज शाह तुगलक के काल में लिखी गई है। दूसरा अमीर खुसरो की खजान फुतूह में है, जिसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का भी जानकारी मिलता है। इशामी की फुतूह सलातीन में है। इब्न बतूता की रहला में है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड की में आए थे ये। दूसरा शेख नसरुद्दीन की खयारुल मजलिस, इससे तो आप उनके रचनाओं को याद कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसमें किसके किसके सोर्स हमें मिलते हैं, ये भी चीजें जान जाएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें हमें बाजार व्यवस्था के स्रोत मिलते हैं। दूसरे अगर फैक्ट की बात करें, तो कुछ कुछ इतिहासकारों जैसे कि बर्नी, खुसरो, इन्होंने जो कि कुछ टिप्पणियां की हैं उसके बाजार व्यवस्था को लेके। तो बर्नी का कथन था कि अनाज मंडी में कीमतों का अस्थायित्व इस युग का आश्चर्य था। यानी कि जो बाजार में जो कीमत थे, जिसका जो उसका फिक्स रेट था, वो एक आश्चर्य की तरह था। ये कथन बर्नी का है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा अपना क्वेश्चन है, एक वर्षा की अनियमितता होने पर भी अलाउद्दीन, यहाँ पे है, अलाउद्दीन के काल में अकाल नहीं पड़ा। यानी कि बर्नी ने कहा है कि बरसात ना होने पे, फसल ना होने पे भी ऐसा जो कि स्टोरेज सिस्टम था, इतनी अच्छी बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन ने लाई थी कि कभी उसके काल में अकाल नहीं पड़ा था। ये बर्नी का कथन है। दूसरा एक फेमस कथन है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये किसके बारे में कहा गया और कौन किससे कहा है? तो ये है कि एक ऊँट एक जीतल का था, लेकिन एक जीतल था किसके पास? ये बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। ये हम लोग बाजार व्यवस्था देख लिए, उसकी मंगोल आक्रमण देख लिए। अब हम लोग प्रशासनिक सुधार देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो क्या क्या चीजें लाया था। तो पहला दीवाने रियासत लाया था, जो कि बाजार से संबंधित था। ठीक है, बाजार से। और एक है रसालत, दीवाने रसालत, दीवान रसालत, जो कि विदेश विभाग से संबंधित था। ठीक है। दूसरा है बरीद मुमालिक नामक अधिकारी थे, जो कि गुप्तचर प्रणाली था, जो खुफिया विभाग भी कहलाता था। और दूसरा बरीद के अलावा मुनियान, मुनियान वो होते थे जो कि लोगों के घरों तक जाके भी सूचना को एकत्रित कर देते थे, और इन्हें सूचना दाता भी कहा जाता था। तो इनकी भी नियुक्ति उन्होंने अपने प्रशासन में की थी। दूसरा हम लोग देखेंगे, अलाउद्दीन अपने काल में देखेंगे बहुत ज्यादा विद्रोह होते हैं, तो उसके लिए उसने शराब, जुआ, ये सारी चीजों को अपने दरबार में इसने प्रतिबंध करा दिया था। यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये प्रतिबंध कर दिया था। और जो भी इसको यूज करता था उनके लिए बहुत जो है कि कठोर जो है कि दंड की प्रावधान भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरा हम लोग देखेंगे सैन्य सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स में आपको पहले बताया कि इसने सैनिकों को सबसे पहले, अगर किसी दिल्ली सल्तनत में किसी ने, पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन दिया। हुलिया नोट करना, यानी कि सैनिकों के हुलिया कैसा था वो चीजें, हुलिया नोट करने की प्रथा लाया। घोड़ों को दागने की प्रथा इसी ने शुरू की थी। और बाद में हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी भी ये चीजों को लाता है। शेरशाह सूरी सूरवंश का शासक था। ये भी देखिए अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया और दाग का प्रथा लाता है। दूसरा देखेंगे, अलाउद्दीन ने सबसे बड़ी अस्थायी सेना का गठन किया। पहला ऐसा सल्तनत कालीन शासक था या सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना का गठन किया और उन्हें नगद वेतन दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के लिए इसने जो है कि बाजार व्यवस्था लाई थी, इतिहासकारों का कहना है। दूसरी चीजों को देखें तो इसने जो है कि मुर्तब मुर्तब नाम की एक जो है कि अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो कि सैनिकों की नियुक्ति करने और उनको निरीक्षण करने के लिए, उनकी जो भी योग्यता होती है उसके लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। इसने जो है कि सेना की भर्ती आरिज मुमालिक करता था। ये मुमालिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आरिज का मतलब होता है सैन्य विभाग। तो आरिज मुमालिक नामक जो है व्यक्ति सेना की भर्ती करता था। सेना में डेली परेड जो होती थी, डेली एक्सरसाइज होती थी, इसकी शुरुआत जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। अलाउद्दीन
खिलजी ने। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके टाइम पीरियड में एक घुड़सवार सैनिक जिसे एक अस्पा कहते थे, ठीक, इसका वेतन 234 टन का वार्षिक या फिर 19.5 टन का मासिक था। और जो एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उसका जो है कि 78 टन का वार्षिक अतिरिक्त जो है कि वेतन मिलता था। तो ये कभी कभी पूछा हुआ है कि कितना वेतन मिलता था सैनिकों को, कितना वेतन मिलता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, तो 234 टन का वार्षिक जो है कि सैनिकों को वेतन मिलता था, ठीक है। दूसरा देखेंगे फरिश्ता जो कि इतिहासकार है, फरिश्ता का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी की केंद्रित सेना जिसे हस्म क्लब कहते हैं, हस्म क्लब, ठीक है, केंद्रीय सेना को हश्म क्लब के नाम से जाना जाता है। उसमें कुल 4,75,000 घुड़सवार थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, ठीक है। कभी कभी ये भी आ जाता है किसने ये कथन कहा है, तो फरिश्ता का कहना था, ठीक है। पैदल सैनिकों का जो वेतन था वो 78 टन का वार्षिक होता था। वही हम लोग यहाँ पे देखें कि जो घुड़सवार थे उनका क्या था, 234 टन का वार्षिक था, ठीक है। दूसरा देखेंगे ये पहला सुल्तान था जिसने वैश्यावृत्ति पे प्रतिबंध लगाया था, इम्पोर्टेंट है। बाद में हम लोग देखेंगे अकबर भी ये कार्य करता है और औरंगजेब भी, ठीक है, जो वैश्यावृत्ति पे प्रतिबंध लगाते हैं अपने जो कि साम्राज्य में। अब हम लोग बढ़ते हैं उसके अभियानों की तरफ जो कि काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए एक आपको हम ट्रिक बताएंगे। तो उत्तर भारत के अगर अभियानों का आपको क्रम याद करना है, क्रम से लगाने के लिए आया है, तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं चीमा गुरु चीमा, ठीक है। और दक्षिण भारत के लिए आप याद कर सकते हैं होपा देवा होपा, ठीक है। तो पहला जो उसका उत्तर भारत का अभियान है वो गुजरात का अभियान है। और इसी में देखेंगे इसे मलिक काफूर जिसे क्या कहते हैं, काफूर, हजार दिनारी, हजार दिनारी, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीद के लाया गया था गुजरात अभियान के तहत। और इसी में ये मलिक काफूर जो है कि अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 1298 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर अभियान 1301 में हुआ था। चित्तौड़ 1303 में, मालवा आपका 1305 में, सिवान 1308 और जालोर 1311, ये आपके उत्तर के अभियान है। दक्षिण की बात करें तो देवगिरी 1307 ईस्वी में, वारंगल 1309 ईस्वी में, होयसल आपका 1310 ईस्वी में, और पांड्य आपका 1311 ईस्वी में। इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि हबीब कहते हैं, मोहम्मद हबीब, कि जो है कि सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से शुरू हुआ था। साम्राज्यवादी युग जो है कि मोहम्मद हबीब कहते हैं कि इसकी इसी जो है कि अभियानों की वजह से इसे कहते हैं कि सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग जो है कि अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है। और दूसरा चीज हम लोग देखें यहाँ पे, तो उसने जो है कि उत्तर भारत में उसने जो नीति अपनाई थी जो समुद्रगुप्त की भी है, इसलिए इसकी तुलना समुद्रगुप्त से की गई है, लेनपुल ने किया है। क्यों किया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसने जो है कि उत्तर भारत के लिए एक नीति अपनाई थी जो समुद्रगुप्त ने भी अपनाई थी, प्रशबोधरण, ठीक है। प्रत्यक्ष विलय यानी कि राज्यों का विलय कर लेना, डायरेक्ट विलय कर लेना, उसको कहेंगे प्रश प्रशबोधरण बोधरण, ठीक है। ये उत्तर भारत में उसने अपनाई थी। और वही हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त की थी, जो समुद्रगुप्त की नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि उनको मिलाना नहीं है, अपने राज्य का हिस्सा नहीं बनाना है, उन्हें सिर्फ अपने अधीन कर लेना है। और उनसे हमें क्या लेना है, कर लेना है, यानी कि उनको मात्र अपने जो है कि एक तरह से कर लेने के लिए जो है कि अपने अधीन बस किया गया था, यानी कि मात्र कर्ज बनाकर छोड़ देना, जो कि समुद्रगुप्त ने भी, गुप्त वंश के शासक ने भी ये नीति अपनाई थी। और ये नीति भी देखेंगे आगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाता है। और इसी कारण देखेंगे लेनपुल ने उसे सल्तनत का समृद्ध जो है कि समुद्रगुप्त कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप देखें कौन कौन से अभियान कब हुए थे और कौन कौन उसके शासक थे। तो पहला देखेंगे जो गुजरात अभियान था आपका 1298 ईस्वी में हुआ था। और वहाँ उस टाइम शासक कौन थे, राय करेन बघेला या फिर कर्ण,
ठीक है। इसका जो नेतृत्व किया था उसके जो 4 खानों में से 2 है, उलूग खां और नुसरत खां ने किया था। और देखेंगे यहाँ पे वो जीतते हैं गुजरात अभियान के काल में, जैसलमेर को विजित करते हैं। जो वहाँ के शासक होते हैं वो भाग जाते हैं और यहीं से कौन मिलता है, मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है। 1000 दिनार, 1000 दिनार। दूसरा जो अभियान था उत्तर भारत का, वो रणथंभौर था। उस टाइम शासक राणा हमीर देव जो कि चौहान वंश के थे, और उस टाइम ये नेतृत्व भी उलूग खां नुसरत खां ने किया था। 1301 ईस्वी में हुआ था। पहले राणा सांगा ने आक्रमण को विफल कर दिया और नुसरत खां मारा गया था। इस दूसरे अभियान में देखेंगे आपका नुसरत खां मारा जाता है 1301 ईस्वी में। वहीं हम लोग देखेंगे जफर खां तीसरे मंगोल आक्रमण काल में मारा जाता है। और इसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन सेना का नेतृत्व करता है और उसको पराजय करता है। और यहीं पे देखेंगे पहला जो है कि हमें जौहर का साक्ष्य मिलता है। जौहर का साक्ष्य मध्यकालीन भारत में देखने को मिलता है। इसका जो है कि वर्णन हमें देखने को मिलता है रणथंभौर का, लेकिन हमने देखिए चित्तौड़ में भी जौहर कहा जाता है कि रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, लेकिन इसके साक्ष्य हमें जो है कि अमीर खुसरो से नहीं मिलते हैं, या फिर जो है कि अन्य रचनाओं में नहीं मिलते हैं। तीसरा आपका चित्तौड़ है, रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी जो है कि इसका नेतृत्व करता है खुद 1303 ईस्वी में। और इसका नाम देखेंगे बाद में खिजराबाद रख देता है अपने पुत्र के नाम पे, ठीक है। अपने पुत्र के नाम पे इसने खिजराबाद नाम रखा इसके विजय के बाद। और 1311 ईस्वी में फिर देखेंगे चित्तौड़ को मालदेव को सौंप दिया जाता है, ठीक है। मालवा इसके बाद है। जो शासक होते हैं महलक देव, और इसका जो है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी करते हैं। नेतृत्व 1305 ईस्वी में। ये मलक देव मांडू भाग गया और मालवा खिलजी साम्राज्य के अधीन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिवाना, जिसमें शीतल देव परमार वंश के शासक होते हैं। यहाँ पे कमालुद्दीन कुर्ग जो है कि नेतृत्व करता है 1308 ईस्वी में। लास्ट है आपका जालोर, जिसका कान्हा देव या फिर कृष्ण देव है। इसका भी कमालुद्दीन कुर्ग करता है 1391 ईस्वी में। और यहाँ पे देखेंगे कान्हा देव के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ सौंप दिया गया, ठीक है, इसी टाइम पीरियड में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके दक्षिण के अभियान। तो दक्षिण में पहला है देवगिरी, जहाँ पे शासक देखेंगे यादव वंश जो ये शासन करते हैं, और शासक रामचंद्र देव होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी करता है 1296 ईस्वी में। और ये जो 1296 ईस्वी में करता है, तो यहाँ पे देखेंगे एलिचपुर जो होती है, एलिचपुर की आय जो है कि जो भी आय होगी रामचंद्र देव किसे सौंप देते हैं, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देते हैं। पहला अभियान ये देवगिरी पे। दूसरा देखेंगे जो अभियान है रामचंद्र देव पे यानी कि देवगिरी पे। उस टाइम मलिक काफूर करता है 1307 ईस्वी में। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये जो होता है कि ये इसलिए होता है, दूसरा जो वेट एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ जा रही है। दूसरा आप देखेंगे जो देवगिरी पे अभियान होता है वो इसलिए होता है कि जो कर देने के लिए कहते हैं उससे वो लोग नकल चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे खिलजी आक्रमण करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे फिर उसके बाद इनमें संधि हो जाती है। और इसी में देखेंगे 1207 ईस्वी में ही जो रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि, ठीक है, राय रायन की उपाधि जो है कि इसी में मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी देता है। और नौशारी जिला भी भेंट किया। अपनी पुत्री छत्रपाली जो होती है रामचंद्र की पुत्री, उसका विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से किया जाता है। क्योंकि वो आता है कि किसका पुत्र था, सियाबुद्दीन उमर, तो झत्यपाली का ही पुत्र था, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के जस्ट बाद शासक बनता है। जो इसके बाद है वारंगल, जो कि काकतीय वंश का शासन होता है। प्रतापरुद्र पूछता भी कि कौन से वंश का शासन होता है, कौन शासक होता है, और कौन नेतृत्व करता है, मलिक काफूर करता है 1309 ईस्वी में। और यहीं पे देखेंगे कि अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए जो प्रतापरुद्र होते हैं, वो अपनी सोने की मूर्ति बनवाते हैं। और कोहिनूर हीरा, यहाँ पे देखेंगे कोहिनूर हीरा की जो बात आती है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मध्यकालीन भारत में। एक बार कोहिनूर हीरे पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कोहिनूर हीरा जो है कि उसे सौंपते हैं और अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आगे बात करें तो जो अगला अभियान होता है दक्षिण में, वो दार समुद्र पे होता है। वीर बल्लाल तृतीय शासक होता है, होशल वंश होते हैं ये। मलिक काफूर भी नेतृत्व करता है। दक्षिण के जितने भी अभियान है उसका नेतृत्व कौन करता है, मलिक काफूर, याद रखिएगा 1310 ईस्वी में। और यहाँ पे देखेंगे देवगिरी के सेनापति पारस देव यानी कि परशुराम दलावी ने भी काफूर की सहायता की। और वीर बल्लाल ने पांड्य उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था, समर्पण कर दिया और काफूर के साथ दिल्ली चला जाता है। फिर देखेंगे पांड्य, जिसमें वीर पांड्य जो है कि शासक होता है। मलिक काफूर नेतृत्व करता है 1311 ईस्वी में। और यहाँ पे देखेंगे वीर
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लूट की बहुत सारा लूट-पाट होता है, इसे भी अभी अधीन कर लिया जाता है। फिर ये देवगिरी जिसका फिर देवगिरी पे होता है, शंकरदेव उस टाइम शासक हो जाते हैं, जिसे सिंगर तिते भी कहते हैं और मलिक काफूर इसका नेतृत्व करता है 1313 ईस्वी में और इसमें ये शंकरदेव मारा जाता है और देवगिरी को जो है कि अधिकांशतः दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है और पूर्ण रूप से कहें तो इसको मिलाता है मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी इसका विलय कर लेता है और इसका नाम क्या रखता है देवगिरी का नाम बदल के खुतबाबाद रख देता है, खुतबाबाद। ठीक है। हम लोग राजस्व व्यवस्था के बारे में देखेंगे तो पहली बार भूमि की पैमाइश यानी कि माप के आधार पे लगान व्यवस्था कौन लागू किया था? तो पहली बार कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था। देखेंगे यहाँ पे जितने भी इनाम वाली भूमि थी जितने भी जो है कि शासकों को दी गई थी भूमि इनाम व वक्फ भूमि को उसे खालसा भूमि यानी कि राजकीय भूमि में अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन पूछता है पूछा जाता है ये कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खुद मुकद्दम और चौधरी जो कि गाँव स्तर पे थे, इनके जो भी विशेषाधिकार होते थे उनको छीन लिया गया और पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया था। ठीक है, बाद में इसे वापस कर दिया जाता है गैसुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, घरी कर यानी कि आवास पे या घरों पे कर, चराई कर यानी कि जो भी दुधारू पशु होते थे, जो चरवाहा होते थे, वो कर लगाता है, इसे कर ही भी कहते हैं। ये जो है कि पहला ये कर लगाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने खुम्स यानी कि युद्ध में जो भी लूट का माल होता था, उसमें इसने 80% या फिर 4/5 लिया लेकिन और सुल्तान जो है कि 20% लेते थे। ठीक है, लेकिन इसने जो है कि 80% लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 80% लिया, लेकिन जो लोदी वंश का सिकंदर लोदी था उसने कोई हिस्सा खुम्स में नहीं लिया था। अलाउद्दीन के राज्य में कुल 11 प्रांत थे जो इसका साम्राज्य था और सबसे बड़ा अगर प्रांत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। कुल कितने 23 प्रांत थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। दूसरा देखेंगे अमीर खुसरो जो इसका दरबारी था। अमीर खुसरो कहता है कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा हुआ जमा हुआ रक्त था। ठीक है, कहीं इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं तो कहीं कहते हैं कि जो शाही मुकुट में जितने भी मोती लगे हुए जो भी निर्धन गरीब किसान थे उनकी आंखों से जो आंसू बहे उसके वो रक्त है। ठीक है, अमीर खुसरो बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखे, आपको हमने बताया ही, और जो बर्नी थे वो 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें हम लोग देखें तो बरनी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन ने इतना रक्त बहाया कि जितना कि मिस्र के फ़ाराओं ने भी कभी नहीं बहाया था। इतनी ज़्यादा इसकी क्रूर नीति थी, इतनी ज़्यादा कठोर दंड की नीति थी, इसके बारे में बरनी ने लिखा है। इसने कुल 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, अलाउद्दीन की जो तुलना है वो जर्मन सम्राट बिस्मार्क जिसने रक्त और लौ की नीति कौन सी अपनाई थी? रक्त एंड लॉ की नीति अपनाई थी और देखेंगे मंगोलों के प्रति भी अलाउद्दीन खिलजी भी यही नीति अपनाता है, इसीलिए इसे इसकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे तो इसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जो इसने अलाई दरवाजा बनाया है, अलाई दरवाजा, इसके कारण इतिहासकारों ने इसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। कहा जाता है कि पहला इस्लामी पद्धति में निर्मित जो है कि गुंबद था ये, जिसे डोम कहते हैं, काफी अच्छी तरीके से बनाए हुए, जो कुतुब मीनार के पास है। ठीक है, कुतुब मीनार। फिर देखेंगे 1316 ईस्वी में देखेंगे जलोदर रोग के कारण अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और कहा इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि इसकी जो मृत्यु होती इसकी जो मृत्यु होती है काफी कष्टकारी होती है और कहा जाता है कि अंतिम दिनों में इसे आंवले पे जीवित रहना पड़ा था। सिर्फ आंवला खा के ये जीवित था। बहुत जो है कि परिवार वालों का भी साथ जो है कि छूट गया था। बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी इसकी अंतिम स्थिति जो थी। इसके बाद जो शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर बनता है जो कि झत्यपाली का पुत्र होता है। झत्यपाली रामचंद्र देव की पुत्री होती है जिसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी से होती है। और देखेंगे अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन शासक बनता है जो मलिक काफूर होता है उसका संरक्षक बनता है और उसके बाद देखेंगे मुबारक शाह जो खिलजी होता है मलिक काफूर को मरवा देता है और शिहाबुद्दीन को अंधा करके खुद शासक बन जाता है। इसके टाइम पीरियड में कहा जाता है कि ऐसा शासक था जिसने कि खलीफा की उपाधि धारण की थी। अपने आप को खलीफा घोषित किया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था। इसने जागीर व्यवस्था को पुनः शुरू किया।
जो भी जागीरें दी जाती थी, जिसे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दी थी। इसने देवगिरी को जीता और उसको विलय कर लिया था। वारंगल के कुछ हिस्से को भी सल्तनत काल में मिला लिया और देवगिरी का नाम बदल के खुतबाबाद रख दिया था। खुतबाबाद रख दिया था। ठीक। दूसरी चीजें देखें, इसने जो है कि आपको हमने बताया कुतबाबाद या खुतबाबाद रखा था। इसके बाद देखिए मुबारक शाह ने जो है कि नसरुद्दीन खुसरो शाह को अपना वजीर बनाता, और यही बाद में देखेंगे मुबारक शाह को मार के जो है कि शासक बन जाता है। बर्नी कहते हैं कि ये ऐसा सुल्तान था कि कभी कभी दरबार में शराब पीकर नग्न अवस्था में जो है किया जाता था, कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के आ जाता था। ऐसा जो है कि कथन दरबार जो है कि बर्नी ने अलाउद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में कहा है। ठीक है। इसने कुतुब एवं मुकदमों के सभी अधिकार लौटा दिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। तो जितने भी अधिकार थे वहाँ पे हमने गयासुद्दीन गलती से बोल दिया, यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी जो जितने भी खुद मुकदम जो ग्राम स्तर के अधिकारी थे, उनके जो भी अधिकार थे उसे लौटा दिया गया। इसने अपने टाइम पीरियड में इतनी सारी घोषणाएं की, इतने सारे परिवर्तन किए जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे उसको बंद करा के, इसलिए इसे घोषणाओं का बादशाह कहते हैं। इतिहासकारों द्वारा इसे घोषणाओं का बादशाह कहते हैं। इसकी जो नीति होती है, इसकी जो पॉलिसी थी वो थी क्षमा करो और भूल जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्षमा करो और भूल जाओ इसकी जो नीति थी। नूहे शिपिया जो कि अमीर खुसरो ने किसके ऊपर लिखा है, इसमें भारत की प्रशंसा की है, उसने भारत की प्रशंसा की है। ठीक है। नूहे शिपियर में मुबारक शाह के राजनीतिक सामाजिक जीवन सैनिक अभियानों का वर्णन है, और साथ ही साथ भारत के बारे में भी बहुत सारा वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरी चीजें हम लोग देखें तो मुबारक शाह के बाद आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनता है, और 15 अप्रैल 1320 को ये मुबारक शाह खिलजी की हत्या करता है। उस जो है कि सल्तनत काल का शासक बनता है खिलजी वंश का। और अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं घर परिवार के, सबकी ही हत्या करवा देता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी के टाइम पीरियड में देखेंगे, इसी का एक अधिकारी, इसी का एक सूबेदार जो होता है गयासुद्दीन तुगलक, ये 5 सितंबर 1320 को नसरुद्दीन खुसरो शाह को मारता है और खुद सुल्तान बन जाता है। ठीक है। इसके टाइम पीरियड में देखें, नजमुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह द्वारा 5 लाख टंका को गयासुद्दीन तुगलक को, जो खुसरो शाह ने 5 लाख टंका गयासुद्दीन तुगलक को दिया था, सॉरी खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को दिया था। तो इसे जो है कि गयासुद्दीन तुगलक देने से मना कर गयासुद्दीन तुगलक को देने से मना कर देता है। और देखेंगे इसके बाद ही जो है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो है कि खुसरो शाह को हत्या करता है, और गयासुद्दीन तुगलक की शत्रुता हमें देखेंगे, या फिर जो संबंध होते हैं औलिया से अच्छे देखने को नहीं मिलते। और यहीं पे देखेंगे जब ये शासक बनता है तो दिल्ली को खाली करने के लिए बोलता है औलिया से, ग्यासपुर में जो रहते थे। और यहीं पे फेमस कोट जो है कि औलिया का है कि दिल्ली अभी दूर है, गुनीज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये औलिया जो है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहते हैं। तो यहीं से इनके बीच में जो कटु संबंध है देखने को हमें मिलता है। तो जो फेमस रूलर्स थे उसके बारे में हमने जो भी फैक्ट है आपको बताने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आज हमने अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, पूरे खिलजी वंश से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे देखे, और आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।